देखो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास वो है सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो या कॉपी पे लिखा होता है और वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो अक्सर लोग कह देते हैं सरल लोलक का किया, या फिर ये केवल कह देते हैं जी का मान निकालने का किया। वहाँ पर तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट बताना होता है कि सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना। समझ रहे हो? वो तो नॉर्मल लैंग्वेज में पूछेगा कौन सा कर रहे हो, तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट बोलना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सबके लिए सही होता है। तो पूरा हमें एम बोलना होता है, ऑब्जेक्ट बोलना होता है, सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना। अब इसमें बेसिकली करेंगे क्या, तो यहाँ पे कंसेप्ट जो उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि अगर हमारे पास एक दृढ़ आधार से हम धागा लटका दें और उसमें हम एक मास अटैच कर दें तो ये सरल लोलक बनता है। डिटेल में भी देख लेंगे थोड़ी देर में। इसको जब हम ऑसिलेट करेंगे, मतलब इसमें जब हम दोलन पैदा करेंगे, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो t = 2π√L/g होता है। ये हमने विमीय विश्लेषण वाले चैप्टर में भी एग्जांपल बताया था, ये याद भी होना चाहिए, भले ही अभी नहीं पढ़ा तुमने लेकिन ये याद होना चाहिए। तो इसमें L क्या होता है, वो इसकी लेंथ होती है। लेंथ कैसे एग्जैक्टली मेजर करेंगे वो बात की बात है। इसके अंदर g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, पाई कांस्टेंट है और t इसका टाइम पीरियड है। इसके अंदर जो g छुपा हुआ है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्क्वायर कर दें 4π² L/g, यहाँ से g हो जाएगा 4π² L/t²। तो g = 4π² L/t², ये हमें फॉर्मूला मिला। इसके हेल्प से हम g निकाल सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए होगा, हमें L/t² चाहिए होगा। अब ये प्रैक्टिकल अगर छोटी क्लास में होता, 9th-10th में होता, वहाँ भी होता है 9th-10th में और 11th-12th में भी होता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से कर दिया जाता है। कैलकुलेशन मतलब डिफरेंट L और T की टेबल बनाएंगे हम। कैसे मेजर करना है वो बात की बात है। L और t² और यहाँ पर L और t² की वैल्यू रख देंगे और इसके बेस पे कैलकुलेट हो जाएगा। 3-4 ऑब्जर्वेशन लेकर के मीन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जब हायर लेवल पे पहुँचते हैं हम, तो इसमें यहाँ पे ग्राफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो L और t² की रीडिंग लेने के बाद ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ की हेल्प से L/t² कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, तो वो तरीका एक अलग जानना चाहिए पड़ेगा तुम्हें कि ग्राफ के थ्रू कैसे कैलकुलेशन करी जाती है। तो अभी बहरहाल मेन कंसेप्ट तो इतना ही है। अब इसमें बात आती है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो एक ये गोलक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, गोलक यानी कि इंग्लिश में इसे बॉब कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तुम्हारा कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है ना, ये इस तरह का दिखता है। इसमें ये ऊपर हुक लगा होता है, तो ये बॉब हो गया और ये इसमें हुक लगा हुआ है। दूसरी चीज़ तुम्हें धागे लटकाना है कहीं से, तो लटकाने के लिए तुम्हें धागे की जरूरत पड़ेगी, मींस थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज लटकाओगे किस में से, तो उसके लिए तुम्हें रिटॉर्ड स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। ये तुम्हारा रिटॉर्ड स्टैंड कहलाता है। ठीक है ना, इसमें ये अटैचमेंट लगा होता है, इसको यहाँ से ढीला करा और ढीला करके ये ऊपर नीचे खिसक सकता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद इसको ढीला करोगे तो इसमें ये कि कोई चीज़ अटकाई जा सकती है इसमें ऊपर। ठीक, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। दूसरी बात, ये स्टैंड भी जो है बेस इसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया लिए हुए है। इसका मतलब प्रैक्टिकल करते टाइम ये इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होगा। ठीक, उसके बाद इसमें कॉर्क के 2 टुकड़े भी चाहिए होते हैं। कॉर्क के टुकड़े, ये कॉर्क के टुकड़े जो हैं वो एक्चुअली इसको लटकाने के लिए में हेल्प करते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा सीधा लटके। वो हम प्रैक्टिकल करते टाइम बताएंगे उस चीज़ को। दूसरी चीज़, इसमें तुम्हें इसका रेडियस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में तो नहीं दिख रहा है तुम्हें रेडियस, लेकिन अंदर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसकी रेडियस नापने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस नापने के लिए तुम्हें यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स भी चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर्स ये भी तुम्हें यहाँ पे चाहिए ताकि हम इसकी लेंथ मेजर कर सकें। वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, ये इंस्ट्रूमेंट सबको मालूम होना चाहिए इस तरह का होता है। ठीक है, इसके बाद और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए मीटर स्केल की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है ना, वो भी लंबा वाला मीटर स्केल। ये मीटर स्केल होता है, 1 मीटर लंबा होता है
क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जो ये पेंडुलम की लेंथ है ना, ये लगभग 70-80 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना छोटा सा पेंडुलम बना के उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लगभग 70-80 सेंटीमीटर से ऊपर ही लेंथ होनी चाहिए। 1 मीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इस तरह से लेंथ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मीटर स्केल भी इसमें चाहिए होता है। अगली चीज जो हमें चाहिए होगी वो होगी स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है वो ऐसी घड़ी होती है, बल्कि स्टॉप क्लॉक कहते हैं उसे। क्लॉक और वॉच में अंतर पता है? जो हाथ में बांधते हैं वो वॉच होती है, और जो रखी होती है टेबल जैसे अलार्म क्लॉक होती है, या उसको वॉच नहीं बोलते हैं। ये स्टॉप क्लॉक होती है लैब में, ठीक है। आज ज़माना बदल गया है, तो जो घड़ियां हैं या मोबाइल हैं उनमें भी स्टॉप वॉच वगैरह आती हैं, है ना, उसका ऑप्शन होता है। तो और वो भी ऑप्शन होता है कि बटन दबाओगे तो वो वहीं पर रुक भी जाएगी, ऐसा नहीं है 0 पे सेट हो। सारे जो ये काम कर सकती है वो मोबाइल में भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे पास डिजिटल वॉच है उसमें भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर आजकल बच्चे जो हैं इसको नहीं प्रोवाइड करते हैं, बच्चे अपने मोबाइल से ही कर लेते हैं उस चीज़ को। इसको ऑपरेट करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि कभी अगर करनी पड़ जाए तो इसके अंदर देखो ये बटन जो होता है वो रीसेट का होता है। अगर हमने इसे प्रेस कर दिया तो सुई कहीं भी है घूम के वापस 12 पे आ जाएगी, समझ रहे हो? 12 या 60 जो है भी है यहाँ पे लिखा है। 60 क्या बल्कि 0 है, 60 भी है और 0 भी है, ठीक है ना। 0 आगे देखो इधर 5 लिखा है और इससे पहले इधर 55 लिखा हुआ है। तो ये बटन तुम्हारा जो है वो, ये बटन ऊपर वाला पॉइंट जो है वो 60 ये 0 पे है, तो कहीं भी है ये 0 पे आ जाएगी। इसके बाद लेफ्ट साइड से इसको चला सकते हैं या रोक सकते हैं। इसको जैसे मैं ऊपर करूंगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगी। हाँ सर, हो चल रही है। और अगर कहीं पर तुम्हें इसे, ये अब ध्यान रखना है, ये नहीं दबाना है। अगर तुमने इसे दबा दिया तो ये सीधे वापस आ जाएगी, कुछ नहीं रीडिंग ले पाओगे। तो एक्सपेरिमेंट में जो कुछ हो रहा है होने दो, यहाँ पर हाथ रखोगे और जैसे ही तुम्हें रोकना है, एक्सपेरिमेंट खत्म हो रहा है, रोकना है, इसको दबा दोगे, हाँ ये वहीं पर रुक गई। अब इसमें ये पढ़ लोगे कि 20 के बाद 25 के पहले एक खाने पहले है, तो इसका मतलब इसकी रीडिंग 24 है, तो 24 सेकंड बीत चुके हैं। अब अगर तुम्हें इसी के बाद रीडिंग लेनी है तो फिर से इसे ऊपर कर दो, ये यहीं से चलना स्टार्ट कर देगी। चलिए ठीक, असल में बहुत पुरानी है तो इसलिए हो सकता है मैं तो कह रहा हूँ इधर, पता लगा वो चली ना, तो उस केस में ये फिर से चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर तुम्हें अगर वहीं पर रोकना है तो ये फिर तुमने कर दिया, वहीं पर रुक जाएगी ये, ठीक। उसके बाद या तो फ्रेश रीडिंग लेनी है, तो फ्रेश रीडिंग के लिए फिर हमें इसे रीसेट करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही इसे दबाओगे ये घूम के रीसेट हो जाएगी, ठीक। साथ ही साथ इसके अंदर देखो यहाँ पे एक और छोटा सा स्केल लगा हुआ है। ये स्केल, ये एक्चुअली मिनट का स्केल है। जैसे मान लिया कोई एक्सपेरिमेंट इतना लंबा है कि उसमें ये एक चक्कर मार गया, उसके बाद दूसरा भी चक्कर मार लिया, इसने टाइम बीत ही नहीं रहा, मतलब अभी प्रैक्टिकल खत्म ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि 2 मिनट बीत गए, उसके बाद फिर जाके 20 पे खत्म हुआ। तो कैसे ध्यान रखेंगे हम कि कितने चक्कर ये पूरे लगा चुकी है, तो वो यहाँ पे पता लगता रहेगा नीचे। इसने एक चक्कर, ये सेकंड वाली सुई ने एक चक्कर पूरा किया तो वहाँ 1 पे खिसक जाएगा वो, समझ रहे हो बात को। फिर दूसरा चक्कर लगा लिया तो वो 2 पे खिसक जाएगा, उसके बाद 20 पे आ गया। तो उस केस में यह है कि तुम यहाँ से देख लो 2 मिनट और यहाँ से देख लो 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 120 और 20 140 सेकंड हो गए, समझ रहे हो बात को। नहीं तो फिर रखना पड़ेगा हिसाब कि एक पूरा चक्कर हो गया और चल रही है, फिर दूसरा हो गया तब चल रही है। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इस हिसाब से ये वर्क करती है। और जो घड़ियों में, मोबाइल में स्टॉप वॉच होती है उसमें भी ये होता है, एक बार स्टार्ट कर दिया, फिर जहाँ पे रोकना है उसमें बटन होता है, वहीं पे टाइम सेट हो जाता है, फिर उसको कॉपी पे आराम से नोट कर लो, फिर वहीं से भी चल सकता है और दोबारा रीसेट भी मार सकते हो। तो ये ऐसी स्टॉप क्लॉक जो है हमें चाहिए होगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अदरवाइज मोबाइल से काम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी लास्ट चीज, सबसे लास्ट में जो है वो एक चॉक चाहिए होती है। क्या फंक्शनिंग होगी वो धीरे धीरे हम एक्सपेरिमेंट जब समझाएंगे तो उसमें तुम्हें पता लगता रहेगा। अब आते हैं हम लोलक की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, और उसे मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत प्रैक्टिकल के अंदर पड़ेगी। प्रैक्टिकल करते टाइम फिर हम स्मूथली आप बता सकेंगे। अगर ये छोटी छोटी बातें हम पहले डिस्कस कर लेंगे तो ये दिमाग में रहेंगी, तो प्रैक्टिकल एक बार में ही अच्छे से होगा। तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है, जैसे मान लिया सपोज हमारे पास पेंडुलम ये है और इसको ये दृढ़ आधार से लटकाया हमने धागा,
और इसमें जो है वो हुक लगा हुआ है, और फिर ये तुम्हारे पास गोलक हो गया, ठीक है ना। इसमें एक दृढ़ आधार होता है, रिजिड स्टैंड, दृढ़ आधार, इसकी जगह इसके लिए हम रिटॉर्ड स्टैंड ले लेते हैं, है ना, बताया मैंने। उसके बाद ये तुम्हारा धागा होता है, और इसके बाद जो है ये गोलक होता है, और ये तुम्हारा जो है वो हुक होता है। इतनी चीजों से मिलकर के बना होता है। अब इसमें बात आती है इसकी लंबाई क्या नापी जाए। T = 2π√L/g जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम L की वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो धागे की लंबाई विद हुक, इसको कहा जाता है धागे की लंबाई, समझ रहे, हुक शामिल कर लिया जाता है उसके अंदर। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर, ये इसकी दृढ़ आधार से जो दूरी होती है इसे कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। तो एक्सपेरिमेंट में जो स्मॉल एल होता है वो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो दूरी होती है। समझ रहे हो बात को। अब इसमें यह है कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो देखो, अगर मान लिया सपोज करो हमने स्केल लेकर के, जैसे ये हमारे पास स्केल है, और इस स्केल से लेकर के हमने जो है इसको सेंटर तक नापना है, तो कोई भी स्केल इसको नहीं नाप सकता सेंटर तक सीधे, क्योंकि वो सेंटर तो सेंटर अंदर है ना, उसके गोलक के अंदर है। हम उस चीज को नाप सकते हैं जिसको हम दोनों तरफ से पकड़ सकते हैं। सेंटर को कहां से पकड़ लाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो दृढ़ आधार है और वहां से हुक तक की ये दूरी तो हम स्केल से नाप सकते हैं, ठीक। और यहां पर आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसकी अगर हमें त्रिज्या मिल जाए तो वो त्रिज्या जोड़ दी जाए तो ये मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव लेंथ अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला धागे की लंबाई प्लस स्मॉल आर, इस तरह से होना चाहिए फॉर्मूला। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगी, तो हुक सहित धागे की लंबाई अलग नापो, ठीक है ना। और रेडियस कैसे मिलेगी, तो उसके लिए वही तरीका है कि ये हमारे पास अगर गोलक है और ये तुम्हारे पास ये वर्नियर कैलिपर्स हो गया, इससे तुमने इसको नापा इसका, तो इससे डाया निकलेगा, मतलब व्यास निकलेगा, फिर उसका आधा कर लोगे तो वो रेडियस निकलेगी। ये सब चीजें प्रैक्टिकल में काउंट हो रही है, ये सब करने पड़ेंगे, और फिर उस रेडियस को लेंथ में जब जोड़ेंगे हम तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आएगी जो कि फॉर्मूले में पुट हो पाएगी। तो इस तरह से तो लेंथ नापी जाती है। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि मान लिया सपोज करो हमने धागा ले लिया 100 सेंटीमीटर का धागा ले लिया, और रेडियस मान लिया है सपोज 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम 100 और 0.8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो L निकलेगा वो 100.8 सेंटीमीटर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम L/t² या कैलकुलेशन करेंगे जा करके फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू, तो ये 100.8 की वजह से उसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात को, क्योंकि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, है ना, ये चीजें इस 100.8 के हिसाब से मुश्किल होंगी। अगर ये केवल 100 होता तो बहुत अच्छा रहता। तो इसलिए हम ट्रिक ये लगाएंगे कि अगर मुझे 100 सेंटीमीटर ये रखना है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। अगर मैं इसे 100 सेंटीमीटर रखना चाहता हूँ स्मॉल एल को, तो स्मॉल एल को अगर मैं 100 सेंटीमीटर रखना चाहता हूँ तो मुझे कैपिटल एल क्या लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले ही 100 में से जो रेडियस है 0.8 वो घटा दूंगा, तो 0.2 और ये यहाँ पे 99.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं धागे की लंबाई और हुक सहित 99.2 सेंटीमीटर रखूंगा, ताकि जब हम उसमें 0.8 जोड़ें तो ये हमारा 100 बन जाए। तब ये जो स्मॉल एल निकलेगा ये ऐसी वैल्यू होगी जा करके जो कि कैलकुलेशन में हमें फायदा पहुंचाएगी। जो काम आता है हमारे पास कि धागे को स्टैंड में लटकाएंगे कैसे, इसमें जो है धागे को लगाएंगे कैसे। तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं कि जितना लंबा धागा है वो नाप लिया, और उसके अलावा जो लेंथ बची उससे धागे की गांठ बांध दी। लेकिन गांठ बांधने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये कोई चीज है और इसमें तुमने धागा लटकाया, बांध दिया और गांठ लगा दी है। गांठ हमेशा एक साइड लगती है, तो जब पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करेगा तो जिधर गांठ लगी है उधर जाने के लिए प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो, और दूसरी तरफ जाने के लिए वो फ्री रहेगा। तो इस वजह से पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस हैं उसमें थोड़ी सी एरर आ सकती है। हालांकि बहुत माइन्यूट होगी, लेकिन अगर अच्छा एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें ये चीज़ मायने रखती है।
ठीक है ना। तो इस वजह से करा क्या जाता है कि यहाँ पर जो मैंने बताया कॉर्क के टुकड़े लिए जाते हैं। तो कॉर्क के टुकड़े ऐसे लिए जाते हैं जैसे कॉर्क की ढक्कन टाइप से है इस तरह से, तो इसको बीच से ऐसे काट लिया जाता है। तो एक टुकड़ा जो है वो इस तरह से आ जाएगा बिल्कुल प्लेन सरफेस, और इस तरह से करके एक टुकड़ा ऐसे आ जाएगा, और एक टुकड़ा जो है वो इस तरह से आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये बीच में से प्लेन होगा बिल्कुल, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर हो गया। इन दो टुकड़ों को यहाँ पर, इन डॉट्स को यहाँ पे फंसाया जाता है। समझ रहे हो बात को? जैसे होम्योपैथी दवाई लेने जाओ कभी कभी तो वो देते हैं उस तरह की शीशी में लाल रंग का लिक्विड, खांसी की दवाई भर के उसके ऊपर जो ढक्कन लगाते हैं। आजकल तो पता नहीं, लेकिन पहले जो है उस पर कॉर्क का ढक्कन लगाते थे वो लोग। आज भी हो सकता है लगाते हैं क्योंकि वो उसके ढक्कन की खासियत होती है कि अगर ढीला पड़ जाए तो उसको और अंदर तक दबा दो, उसमें कोई फिक्स वो नहीं रहता। तो दो हिस्से तुमने लगाए कॉर्क के इधर इधर, और धागा जो है वो इन दोनों हिस्सों के बीच में ऐसे करके आएगा यहाँ पे। तो इससे अब इसको टाइट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? ये जो है यहाँ से, फिर जब एक बार कॉर्क लग गया, धागा लगा दिया, इसको यहाँ से टाइट कर दोगे तो जकड़ लेगा बिल्कुल उसको जा करके। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल धागा जो है वो फ्रीली सस्पेंड होगा। जो लोलक है हमारा, जो पेंडुलम है वो फ्रीली लटकेगा, और जितना वाइब्रेशन, जितना मोशन उसका इधर होगा उतना ही मोशन इधर होगा। तो कॉर्क का फंक्शन ये है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है तो तुम बिना उसके कर लो प्रैक्टिकल। पता होना चाहिए तुम्हें कि वाइवा में अगर पूछ दे कि कॉर्क की क्या जरूरत होती है, तो ये नहीं कि हमने नहीं किया तो इसका मतलब होता ही नहीं। किताबों में लिखा है, तरीका है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता होगा, तभी वो जाकर के बुक्स में लिखा हुआ है। समझ रहे हो? एक चीज और है, ये आता है कि चौक का क्या फंक्शन है। पेंडुलम को जो है वो लटकाएंगे कैसे। तो देखो, अगर हमारे पास ये जमीन है तो पेंडुलम को लटकाने का तरीका ये होता है कि कहीं भी पेंडुलम स्टैंड, स्टूल पे रखो या कहीं भी रखो, वो जमीन से या जहाँ जो टेबल है जिसके ऊपर जहाँ पे रख के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, वो उस टेबल से लगभग 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर हाइट पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और वहां से वो काफी ऊंचाई पे है। ठीक है? उसके बाद जैसे ये गोलक यहाँ पे आ गया तो 3 सेंटीमीटर नीचे इसके टेबल है या जमीन है, जो कुछ भी है, ठीक इसके नीचे जो है चौक से पॉइंट लगा दोगे, ये लोलक की पोजीशन को बताएगा। इसके बाद एक लाइन यहाँ पे खींचोगे चौक से, 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर निशान लगा दोगे। उसके बाद वाइब्रेशन कैसे स्टार्ट कराएंगे, ऑसिलेशन कैसे स्टार्ट कराएंगे, इस गोलक को पकड़ के हम ले जाएंगे इधर इस पॉइंट तक, और उसके बाद ले जाने के बाद वहां से रिलीज कर देंगे धीरे से। तो रिलीज करने पर क्या होगा, वो 2 सेंटीमीटर अगर इधर खींचा है तो 2 सेंटीमीटर फिर इधर भी जाएगा और इस तरह से वाइब्रेशन करने या ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है कि पेंडुलम है और उसको यहाँ तक खींच दिया उसके बाद ये इस तरह से कर रहा है। देखने में तो यही अच्छा लगेगा तुम्हें कि पेंडुलम जैसे अच्छी तरह से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है वो उसको केवल 2 सेंटीमीटर अपनी मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से केवल 2 सेंटीमीटर मूव करा के छोड़ा जाता है। मूव कराते टाइम भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जो हाथ है वो तुम्हारा स्टेबल हो, धीरे से उसको रिलीज किया जाए, ना कि उसको धक्का देके। अगर हम यहाँ से मान लिया सपोज खींच के और फिर थोड़ा धक्का दे दें तो पता लगा इधर वो 4 सेंटीमीटर चला जाएगा, फिर वो 4 सेंटीमीटर इधर चलता रहेगा। तो उसको रिलीज करना है। काफी अच्छी लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनमें तो क्या करते हैं कि इसको किनारे पकड़ रख के और धागे से बांध देते हैं कहीं साइड में, और फिर धागे को लाइटर से जला देते हैं। तो धागे को लाइटर से जलाने पर क्या होता है, वो फिर धीरे से इसे रिलीज करता है, तो बिल्कुल स्मूथ मोशन स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हमारे हाथ भी जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लिया सपोज करो ये कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को अगर मैं यहाँ से पकड़ूं और ये सोचूं कि ये कागज का टुकड़ा बिल्कुल ना हिले, जैसे ये टेबल पे रखा था वैसा ही रहे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जरूर हिलता रहेगा थोड़ा बहुत, तुम चाहे जितना हाथ स्टेबल कर लो। तो वजह इसकी ये होती है कि हमारी हाथों में भी जो है आर्टरीज और वेन्स होती हैं और ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर की वजह से थोड़ा से वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो इसलिए अगर तुमने इसे हाथ से पकड़ा तो ये वाइब्रेट जरूर होगा, क्योंकि ये हल्का है, काफी दूर तक है। तो जो थोड़े थोड़े वाइब्रेशन है वो यहाँ तक आते आते खूब बड़ा उसका वो आयाम हो जाता है। अगर इसी कागज को मैं इस स्टैंड पे रख लूँ, समझ रहे हो, और फिर इसको बांध दूँ, यहाँ पे फिक्स कर दूँ और रख दूँ टेबल पे, तो ये बिल्कुल स्टेबल रुका रहेगा। फिर ये तभी हिलेगा जब हवा चल रही होगी। अगर हाथ में पकड़ोगे तो बिना हवा के भी वो ऐसी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहेगा। इस चीज को करके देखना, ठीक है ना। इसीलिए देखा होगा तुमने जो लोग
क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, जैसे नहीं मोबाइल पकड़ के और शूट कर रहे हो तो तुम कभी स्टेबल रख ही नहीं पाओगे मोबाइल को। तो वो लोग क्या करते हैं, हाथ में पकड़ने की बजाय छोटा सा एक ट्राइपॉड स्टैंड आता है, वो गोरिल्ला ट्राइपॉड कहते हैं उसे, उसका यूज करते हैं। वो भी हाथ में ही पकड़ेंगे उसको, लेकिन वो स्टेबल रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं मूव करेगा। और अगर बिल्कुल ही तुम्हें सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर उसके लिए वो गिम्बल आता है, गिम्बल जिसमें मोटर लगी होती है, जायरोस्कोपिक एक्शन होता है, वो अगर तुम टेढ़ा भी कर दो हाथ तो भी वो कैमरे को घुमा के सीधा कर देता है, फिर हो जाता है। वो चीज़ करनी चाहिए, वो मूवी कैमरे या कई लोग यूज इस्तेमाल करते हैं उस तरह की चीज़, तो वो तो डिपेंड करता है कितनी क्वालिटी चाहिए तुम्हें। फिलहाल हमारा ये मतलब है कॉर्ड का ये फंक्शन है, और चॉप का क्या फंक्शन है, इस तरह से उसको सस्पेंड कराते हैं। प्रैक्टिकल कराने के लिए लगभग जमीन से 2-3 सेंटीमीटर की हाइट रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। और आयाम भी जो देने चाहिए इसे, वो 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा के आयाम नहीं देने चाहिए। देखो सरल लोलक का आवर्तकाल कैसे ज्ञात करेंगे हम प्रैक्टिकल में। तो आवर्तकाल वैसे ही क्या होता है सरल लोलक का, कि एक दोलन में लगा समय, मतलब अगर मेन पोजीशन पे है तो यहाँ से वो किनारे इतना जाता है, यहाँ पे किनारे इतना जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ वापस, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एक दोलन पूरा होता है। इसमें जो टाइम लगेगा वो आवर्तकाल होता है। अब इसे नापे कैसे, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सेंटर से जा रहा है तभी घड़ी ऑन कर दो, स्टॉप क्लॉक जो बताई थी कि जैसे ही सेंटर से पास हो ऑन कर दो, और फिर लौटे तब कर दो, ऑफ कर दो उसे, या रोक दो, टाइम पता लग जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है, जब ये कोई चीज़ मोशन में रहती है तो हम उसकी पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते, कि जब वो एग्जैक्टली सेंटर से गुजरे उसी टाइम घड़ी ऑन हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो दीवार घड़ी होती है जिसमें सुइयाँ होती हैं सेकंड की, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखना जाके घर पे, कि जब भी तुम उस पर जैसे आंखें बंद करना और एकदम से नजर मारना उस घड़ी पे, तुम्हें सेकंड की सुई चलती हुई कभी नहीं दिखेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे वो रुकती है फिर उसके बाद चलती फिर चलती, तुम चाहे जितनी बार कोशिश करके देख लेना कि एक सेकंड और दूसरे सेकंड के बीच में वो सुई चल रही हो, वो पोजीशन तुम्हें दिखाई दे, कि वो मेरे देखते ही वो गुजरी इधर से, ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा। वो तुम्हें कहीं ना कहीं रुकी हुई दिखाई देगी। देखना अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो बताना कल कि हाँ मैं तो दिखाई दे गया बीच में, क्योंकि हम मोशन को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। हम रेस्ट की पोजीशन को ही हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाती हैं आसानी से। तो इसलिए ये चीज़ करना कि हम सेंटर से जो है वो टाइमिंग में नापना स्टार्ट करेंगे, ये बात ना करके हम किनारे से करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला जब छोड़ा तुमने पेंडुलम का धागा उसी टाइम से क्लॉक ऑन करनी है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। तुमने इसको छोड़ा, यहाँ पर ले गए, रिलीज किया, अब 1-2 चक्कर हो जाने दो, उसके बाद अपना जो है वो क्लॉक लेकर के उसको स्टार्ट करो। क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि छोड़ते ही कैसे ऑन हो जाएगा, हम एक आदमी 2 काम कैसे कर लेगा, या तो 2 लोग एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब तो हो सकता है कि भाई ये छोड़ा और उधर से पता लगा छोड़ने के चक्कर में, उनको ऑन करने के चक्कर में इधर हाथ हिल गया, ये वैसे ऐसे ना जाके वो थोड़ा ओवल शेप में चलने लगा, या उसका मोशन डिस्टर्ब हो जाए। तो तुम इसका मोशन स्टार्ट हो जाने दो, फिर उसके बाद जब ये एक तरफ किनारे आए, क्योंकि यहाँ पे आके ये रुकेगा और फिर उसके बाद वापस चलेगा, तो वो रुका हुआ पोजीशन वो आंखें हमारी जो है वो ज़्यादा आसानी से डिटेक्ट कर सकती हैं। तो जैसे मानिए सपोज करो हमने ये जैसे ऑन किया, ये क्लॉक ऑन करी, ऑन कैसे करनी है, पहले तुमने रीसेट कर दिया ऐसे, जैसे ऑफ है, अभी ये बंद है, इसको हम ऊपर कब करेंगे, तो जैसे ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये इधर आया रेस्ट में, जैसे ही वो रेस्ट में आया हम इसको ऑन कर देंगे, ये घड़ी जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक। अब उसके बाद होना तो ये चाहिए कि जब ये आएगा और इधर से इधर दोबारा से आ जाए अपनी पोजीशन पे, तो इसको जो है हमें रोक देना चाहिए। ये एक दोलन का समय निकल गया, यही तुम्हारा जो है वो आवर्तकाल हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर समस्या है। समस्या क्या है, ये पोजीशन जो तुमने ली है यहाँ पे पहले ऑसिलेशन में, ये जो पोजीशन ली है तुमने, इसमें भी थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, इसके मुकाबले कम होगी लेकिन थोड़ी बहुत तो हो सकती है। और उसके बाद जब तुमने ऑफ किया, हो सकता है ये पूरा ना आ पाया हो, तुमने पहले ही बटन दबा दिया हो इसका, उसके तो रेस्ट में थोड़ी देर बाद आना था। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही अगर दोलन लेते हैं हम, तो उसमें जो है वो 2 बार गलती होगी, एक स्टार्ट करते टाइम भी और एक ऑफ करते टाइम भी।
तो इसका बचने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, फिर एक दोलन का टाइम नहीं नापेंगे, हम इसको 20 दोलन करवाएंगे, 20, 25, 30 जितना टाइम है। 20 दोलन कराने में ये होगा कि जब हम ये स्टार्ट करेगा दोलन तो हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती वहां हो जाए। उसके बाद जब ये चल के आएगा, फिर दूसरी बार आएगा, तीसरी बार काउंट करते जाएंगे हम, जैसे ये यहाँ से चल गया, फिर यहाँ पे आया तो 1 बोलेंगे हम, ठीक है ना। शुरुआत कर रहा है तो 0 है, वो 1 पूरा हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से आएगा 2 बोलेंगे, घड़ी चलती जा रही है, फिर 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, ऐसे करके जब 19 हो जाएंगे और फिर तैयार हो जाएंगे हम, और जैसे ही ये आगे यहाँ पे आके हुआ तो 20 पे हम जो है वो स्टॉप वॉच रोक देंगे। तो अब गलती तो हुई उतनी ही जितनी पहले हो रही थी, लेकिन वो गलती जो है वो एक बार में होगी। 19 दोलन हमारे जो है बिल्कुल सही नप जाएंगे। पहले दोलन के स्टार्टिंग में गलती हो सकती है और 20वें दोलन की एंडिंग में जाके गलती हो सकती है, बीच में 19 सारे सही रहेंगे। तो इससे एरर क्या बोलते हैं, एरर में वो कोई कमी नहीं आई, ठीक है ना, वो उतनी ही है, लेकिन 20 के में जाकर के वो एरर डिस्ट्रीब्यूट होगी जाकर के, तो उस केस में जो है वो फिर पर हेड पे कम पड़ जाएगी वो, और हमारा एक्सपेरिमेंट थोड़ा एक्यूरेट हो जाएगा। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो जो भी एक ही नापने में गलती होती तो ज्यादा दिक्कत होती, वो गलती उसके लिए ज्यादा होती, और 20 को नापा उसमें उतनी ही गलती है तो फिर वो कम नहीं माना जाएगा। समझे? जैसे वही मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि तुम दुकान पे गए, 101 रुपए का सामान हुआ, तो दुकानदार खुद ही बोल देते हैं पहले 100 ही दे दो, अच्छा। लेकिन अगर 1 ही रुपए की टॉफी लोगे जा करके और फिर वो सोचो कि ये अब कह दे कि वैसे ले जाओ, तो वहां पे वो नहीं करेगा इस काम को। समझ रहे हो बात को? इसलिए वो 1 रुपए वहां पे 100 पे मैनेजेबल है, लेकिन 1 ही रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए की चीज पे वो मैनेजेबल नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो सेम ऐसे यहाँ पर है, एरर कम हो जाएगी जाकर के अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देंगे। तो इसलिए 20 दोलनों का समय नापा जाता है, या 25 का या 30 का, और फिर जब 20 दोलनों का समय आ जाए तो उसमें एक दोलन का कैसे निकलेगा, तो डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, जितना भी टाइम आया होगा डिवाइड बाई 20, आवर्तकाल फिर भी निकल जाएगा हमारा। तो इसलिए इन प्रैक्टिकल्स में हमेशा ये किया जाता है कि वाइब्रेशंस की काउंटिंग जो है, संख्या जो है उसकी बढ़ा दी जाती है। अब हम आते हैं प्रेक्षण पे, कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। प्रयोग विधि और प्रेक्षण दोनों साथ साथ चलती रहेंगी। तो सबसे पहला काम होता है हमारा रेडियस पता करना, क्योंकि हमें यहाँ पर जब हम प्रभावी लंबाई मैंने बताई थी L = कैपिटल L + R होता है। तो ये डायग्राम मैं फिर से बना दूं, यहाँ पर ये धागा है और ये हुक है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल L है और ये तुम्हारा स्मॉल r है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर्स हो गया और ये गोलक हो गया, और इसमें जो है हम इसको इस तरह से फंसाएंगे और फिर उसके बाद रीडिंग ले लेंगे। वो रीडिंग बिल्कुल उसी तरह से होंगी। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना होगा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद कौन सा खाना मैच कर रहा है और उनकी लीस्ट काउंट करके यहाँ लिख देंगे। अब अलग से लीस्ट काउंट शुरुआत में निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो वर्नियर स्केल का वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें जाकर के हमने निकाली थी लीस्ट काउंट अलग से, बिल्कुल उसको ढंग से किया था। यहाँ पर अब शॉर्ट में मालूम है। और फिर उसके बाद क्या होगा, गोले का व्यास कैसे निकलेगा, इस a + b को जोड़ देंगे, यानी कि MSR + VSR कर देंगे, तो ये इसका गोले का व्यास निकल आएगा। फिर माध्य व्यास के लिए क्या करोगे, तीनों को जोड़ के बाई 3 कर दोगे, तो यहाँ एक रीडिंग व्यास की निकल आएगी। उसके बाद त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो इसको बाई 2 कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारी रीडिंग्स निकल आएगी। तो वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट इसीलिए पहले करा दिया जाता है ताकि यहाँ पर हमारे पास कोई समस्या ना हो। एक बार जब r मिल गया, हमारे पास रेडियस मिल गई, तो हम प्रभावी लंबाई और आवर्तकाल के लिए सारणी निकाल सकते हैं, इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब जो है हमारे धागे की लंबाई, प्रभावी लंबाई और n दोनों का समय, ये सब चीजें यूज होंगी, ठीक है ना। तो करते क्या है, जैसे ये हमारे पास पेट्रोलियम है, इसकी रेडियस नाप ली हमने, तो ये हमारे पास गोलक है और गोलक में धागा लगाते हैं, हुक लगाते हैं, तो ये लोलक बन जाता है। स्टैंड सब मिला के पूरा सरल लोलक कहलाता है। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए सपोज करो हमें लंबाई लेनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम 100 में से इसकी रेडियस पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसकी रेडियस मैं जहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ इसकी रेडियस मैं बता भी देता हूँ। इसमें जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है वो 2.9 है, ठीक है ना, 2.9 सेंटीमीटर, और वर्नियर का 5वां खाना मैच कर रहा है, तो 5 × लीस्ट काउंट यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.05 सेंटीमीटर ये हो गया।
तो व्यास जो हो जाएगा टोटल ऐड करोगे तो 2.95 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी दो रीडिंग इसी के आसपास लेकर के फिर मीन लोगे तो मीन में भी यही 2.95 आ जाएगा। और इसका जब आधा कर लोगे तो इसका आधा करोगे तो 1.475 ये बनेगा जाकर के। 1.475 को राउंड ऑफ कर लो तो 1.48 सेंटीमीटर कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1.48 सेंटीमीटर ये तुम्हारा रेडियस निकला जाकर के। अब यहाँ पर अगर हमें 100 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए तो 100 में से 1.48 सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा जाकर के लगभग 2 और 9 में से 4 या 5 और 100 में से 99 में से 98.52। तो ये पॉइंट के बाद ये जो दूसरे नंबर पे 2 लगा इतना तो हम नहीं नाप पाएंगे क्योंकि मीटर स्केल से नाप रहे हैं। तो 98.5 मान लेते हैं, इतनी लेंथ हमें नापनी है अगर हमें 100 सेंटीमीटर की प्रभावी लंबाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये L जो है वो तुम्हारा 98.5 नापेंगे ताकि जब इसमें 1.48 ऐड हो तो ये मिला करके 100 हो जाए। तो करते क्या है, पहले ये गोलक है हमारे पास, ये मीटर स्केल है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से इसको मीटर स्केल भी देखना, ये बिल्कुल किनारे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये यहाँ से ऐसे रखा, इस धागे को ले गए, ठीक है, और जहाँ पे 98.5 आएगा वहाँ पे जाकर के पेन से एक निशान लगा देंगे। वहाँ यहाँ पर पेन से एक निशान लगा देंगे या यहीं से पकड़े रहेंगे इस चीज़ को। फिर इसे वही कॉर्क के टुकड़े में, है ना, लगा करके, और कॉर्क के टुकड़े अगर हैं, ये मान लिया सपोज करो, ये मान लिया 2 कॉर्क के टुकड़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें लटकाना है कि वो जो निशान है वो दिखता रहे तुम्हें नीचे से, तभी तो उतनी लंबाई बनेगी जाकर के। जाहिर सी बात है धागा और लंबा होना चाहिए ताकि हम उसमें एक्स्ट्रा बांध सकें या कहीं पर अटका सकें उसे, ठीक है ना। या फिर नॉर्मली जो है वो तुम यहाँ पर ये स्टैंड लिया तुमने और इसमें करके गांठ बांध दी, और बस ये ध्यान रखना वो जो निशान लगाया है पेन से वो नीचे रहे, वहां से लेंथ स्टार्ट होनी चाहिए, वो चीज उससे नीचे का पार्ट लटकता रहे। कहीं ऐसा ना हो गांठ बांधने में भी उसका इस्तेमाल कर लिया तो लेंथ फिर छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज इसमें जो है तुम्हें ध्यान रखनी है। और इस स्टैंड को फिर इस तरह से एडजस्ट करना है क्योंकि इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसको जो है तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ से ढीला कर लो, ठीक है ना, यहाँ से ढीला कर लो, ये तुम्हारा ये नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है। इसको एडजस्ट करके, जरूरी नहीं इसको इधर ही रखना है बेस के इस तरफ, तुम इसको इस तरफ रख लो अगर लटकाने में दिक्कत आ रही है तो। उस केस में इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि जमीन से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर है, बस ये जमीन है तो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए इसे। इसके नीचे हम क्या करेंगे, चौक से निशान लगा देंगे, ये मीन पोजीशन हो गई। फिर इसके बाद इसको 3 सेंटीमीटर इधर या 3 सेंटीमीटर इधर, 3 या 2 सेंटीमीटर निशान लगा देंगे। ये हमारे पास गाइडेड लाइन हो गई कि हाँ भाई इसी के अलाउंग हमें मूव कराना है, ठीक है ना। तो ये लेंथ तुमने जो है वो 98.5 रखी, इसमें जो है तुमने 1.48 ये ऐड किया, और तो प्रभावी लंबाई जो है तुम्हारी कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर हो गई ज्यादा। इसके बाद n दोनों का समय कैसे लोगे, तो इसको धीरे से यहाँ पे ले जाओगे, मैं ऐसी क्लॉक से करके बताता हूँ। इसको हमने पहले रीसेट मार दिया, ठीक, इसको हाँ, फिर इसके बाद इसको रोका हुआ है मैंने, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बस इतना जहाँ पे निशान लगाया है इतना खींच के हम इसे छोड़ेंगे। तो छोड़ेंगे 1-2 चक्कर, क्योंकि कभी ऐसा होता है छोड़ने पे गड़बड़ हो गई तो फिर रोकना पड़ता है, फिर उसको धीरे से छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये कभी कभी रुकता नहीं है सही से, इसको हाथ लगा के थोड़ा थोड़ा करके रोकना पड़ता है ताकि ये रुके पहले अपनी जगह पे, क्योंकि धागे जो हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, अपनी जगह पे ही स्पिन करता रहता है थोड़ी देर तक। ये सब चीज़ें हो जाने दो, उसके बाद तब जाके धीरे से यहाँ से छोड़ो, 1-2 वाइब्रेशन कर ले, जब लग जाए तुम्हें कि ठीक स्टार्ट हो चुका है वाइब्रेशन, तो उसके बाद जब ये किनारे आया हो, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये इधर किनारे आया और इस पे तुम्हारा ध्यान है, जैसे ही वो उधर किनारे पहुंचा तुमने इसको ऊपर कर दिया, बस ये काउंटिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। जब ये दोबारा से यहाँ आएगा तो हम 1 बोलेंगे, मतलब 1 कंप्लीट हुआ। दोबारा से फिर आएगा यहीं पे लोकेशन पे 2 बोलेंगे, ऐसे करके जब 19 हो जाएंगे तो ध्यान अलर्ट हो जाएंगे हम, और जैसे ही 20 बोलेंगे साथ ही साथ ये घड़ी यहाँ पे लगेगी। हम लोग जब प्रैक्टिकल करते थे तो चूंकि लैब में ही देखने को मिलता था ये, और खुद ही समझना पड़ता था थोड़ा बहुत, तो
कई चीज़ें नहीं समझ में आती थी, पता लगा पूरे 20 दोलन काउंट किए और जब 20 में फिर दबाना था तो ये दबा के गलती से, तो वो सारी मेहनत तो पानी फिर जाता था, ठीक है ना, वो सब जीरो ही हो जाता था, ध्यान नहीं रख पाते थे, तो बड़े टाइम लग जाता था सीखने में कि क्या कौन सा बटन क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लीजिए सपोज करो जो भी आया 20 दोलन का समय तुम्हारा, जैसे कितने सेकंड आए ये लिख दिया, तो आवर्तकाल कैसे निकलेगा, जितना कैपिटल लेना है डिवाइड बाई उस टाइम में कर देंगे, तो 1 दोलन का समय निकल आएगा। 1 दोलन का समय आ गया जा करके, तो ये तुम्हारा t मिल गया, तुम्हारा l मिल गया, t का स्क्वायर कर लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, t का स्क्वायर कर लिया, फिर l बाई टी स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, l बाई टी स्क्वायर करके फिर मीन वैल्यू इसकी निकाल ली हमने, समझ रहे हैं, मीन वैल्यू निकाल ली उससे, और फिर उसके बाद कम से कम यहाँ पे 5 रीडिंग लेनी पड़ती है। ग्राफ अगर प्रैक्टिकल में ग्राफ है तो 5 रीडिंग से कम नहीं लोगे, और नॉर्मल कैलकुलेशन से अगर पूरा एक्सपेरिमेंट तो फिर 3 रीडिंग से काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है तो 3 रीडिंग से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में 5 रीडिंग लेनी होती है। देखो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, ग्राफ के कंसेप्ट फिजिक्स में किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मैथमेटिक्स की बात कर लें अगर, तो एक स्ट्रेट लाइन की जो समीकरण होती है ना, वो होती है y = mx + c, ये सब लोग पढ़ के आए होंगे 9th में, और इसमें भी अगर c जो है y एक्सिस पे अंतःखंड की लंबाई होती है, अगर यही लाइन मूल बिंदु से पास होने लगे तो c की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि y = mx हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो x ये अक्ष है और ये y अक्ष है, और m जो है वो उसकी स्लोप है। अगर m कांस्टेंट हो जाए तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब यही चीज फिजिक्स में ले आओ। फिजिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है या f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, इनको कंबाइन कर दिया तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, है ना। तो ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, ये चीजें जो हैं वो इससे सेंस लेती हैं, और इसका मतलब निकलता है कि जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ हमारा एक इस तरह से जो कि मूल बिंदु से पास हो रहा हो। तो ऐसे ही फिजिक्स में अगर कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं और उनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी मूल बिंदु से जाती हुई एक लाइन मिलेगी हमें, समझ रहे हो बात को। अब जैसे मान लीजिए सपोज करो हमारे पास एक फॉर्मूला है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a = kb², ऐसे है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, ये तो कांस्टेंट है, हम क्या करते हैं a और b में ग्राफ खींचते हैं। तो a और b में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो देखो एक स्क्वायर है, एक 2 डिग्री में है, एक 1 डिग्री में है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ग्राफ जो है वो एक परवलय जाएगा। परवलय जो है y² = 4ax या x² = 4ay, इस तरह से सेंस लेते हैं, ये सब 12th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाकर के जो है वो जो भी इसका बनता होगा जाकर के जो शेप वो शेप मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करो मैं इसमें a और b² में ग्राफ खींच दूं, तो तुम देखो a और b² एज ए होल देखो तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना। यहाँ पे a और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन a और b² अगर एज ए होल लो तो वो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम a और b² में ग्राफ खींच दें तो हमारी ओरिजिन से जाती हुई स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरह की चीजें तुमने वहां भी फेस करी होंगी जब केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v डायरेक्टली या p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इस तरह से होता है ना, ये होता है ना ये बॉयल्स लॉ। तो उस केस में क्या होता है, अब इसमें अगर p और v में ग्राफ खींचो, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचो, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में ग्राफ जो है तुम्हारा इस तरह से आएगा। लेकिन अगर हम p और 1/v में ग्राफ खींच दें तो 1/v एज ए होल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। इसको पढ़ने का तरीका समझो, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, लेकिन p v के साथ अगर कहें हम तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ऐसे कहना गलत होगा कि हम यहाँ पे कहें कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ऐसे नहीं बोला जाएगा, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और अगर 1/v के साथ देखो तो एज ए होल जब ले रहे हो तो वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो p और 1/v में ग्राफ खींचेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी।
समझ रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसमें मतलब हमारे लेने के ऊपर तरीके पे डिपेंड करता है कि हम किन किन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, उस हिसाब से हमारा ये ग्राफ डिसाइड होता है। सेम यही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर आकर के लगा दें और L और T स्क्वायर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे, ठीक है ना, तो अगर हम L और T के बीच में ग्राफ खींचे, L और T के बीच में ग्राफ खींचे, तो फिर एक स्क्वायर है और एक सिंगल पावर में है, तो ये पैराबोला जाएगा, शेप कर्व्ड हो जाएगी। लेकिन अगर हम L और T स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वो स्ट्रेट, क्योंकि वो तो फिर फॉर्मूला यही होता है ना जो पढ़ा था शुरू में, L = 4 पाई स्क्वायर, नहीं, G = 4 पाई स्क्वायर L over T स्क्वायर। तो अगर T स्क्वायर यहाँ ले आओ तो L = जो भी है T स्क्वायर उसके लेवल में आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और उस केस में जो है वो हमें ओरिजिन से जाती हुई स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हम ये फॉर्मूले के हिसाब से कह सकते हैं कि जब हम L और T स्क्वायर में ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिलेगी। इसीलिए जानबूझ के L और T स्क्वायर को लिया गया है, उनका ग्राफ बनाया गया है जो L और T स्क्वायर का बनाया गया है, L और T का नहीं बनाया गया है। खींचने को तो हम L और T में भी खींच सकते हैं, लेकिन फिर हम उस ग्राफ से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। अब बात आती है कि इससे और क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो y = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का अगर ग्राफ मिल जाए तो यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट आएगा = लगाने पे जो कांस्टेंट आएगा वो एक्चुअली स्लोप को डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब इस चीज को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मूला है a = कांस्टेंट इनटू b, ये फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, ये पक्का पता है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, a और b के वैल्यूज लूंगा और a और b के बीच में जो है वो ग्राफ खींच दूंगा। पक्का है वो स्ट्रेट लाइन आना ही चाहिए। अब मैंने पॉइंट्स जब ड्रॉ किए, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है, a की इस वैल्यू पे b की ये वैल्यू है। मैंने डिफरेंट वैल्यूज a की वैल्यूज पे क्या क्या b है वो प्लॉट कर दिया। अब जब मैं स्केल से इसको मिलाने की कोशिश करूंगा तो पता लगता है ये एक लाइन में आएगी, ठीक है ना, थोड़ा एक तो दाएं बाएं हट गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने की अपनी लिमिट होती है, ठीक है ना। फिजिक्स में एरर से दूर नहीं भाग सकते, कोई भी एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट या बिल्कुल आइडियल नहीं हो सकता। तो इस वजह से थोड़ी बहुत रीडिंग कभी हमारी गड़बड़ी हो सकती है, कई तरह की एरर होती है, ठीक है, त्रुटि रह जाती है कुछ ना कुछ। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें बेस्ट फिट लाइन खींचते हैं। बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन खींचो जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हो। तो हम देखते हैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट, ठीक है ना, ये इस तरह से अगर पॉइंट्स आए हैं तो अगर मैं इसको 3 को ज्वाइन करूं 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे, एक छूटेगा। और अगर मैं इसको और इसको ये छोटे वाले को अगर ज्वाइन करूं या इन दोनों को, तो यही दो ज्वाइन हो पाएंगे, ये भी अलग निकल जाएगा, वो भी अलग निकल जाएगा। तो हमें ऐसी लाइन खींचनी होती है जो मैक्सिमम फिट हो, बेस्ट फिट लाइन इसको कहते हैं अप्लाई करके। और हम मान लेंगे यही हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है जो आना चाहिए था, भले ही ओरिजिन से पास हो रहा हो ना हो रहा हो, मतलब माना वही जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बार जब ये ग्राफ आ गया तो हमें पता है कि कांस्टेंट कैसे आता है। वो कांस्टेंट एक्चुअली उसकी स्लोप होती है। स्लोप मींस m = कितना होता है, tan थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट था, एक वो ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और एक ट्रायंगल यहाँ बना देंगे। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c रख देंगे। अब सोचो थीटा ये है अगर, तो tan थीटा कैसे निकलेगा, BC over AC। यही तुम्हारी जो है वो स्लोप कहलाएगी और यही तुम्हारा जो है वो एक्चुअली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाए उसमें ट्रायंगल बना करके ये वैल्यूज नाप ली जाती हैं और फिर k = जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सीधे BC/AC कर दिया जाता है। ये अपॉन ये ग्राफ से ये चीजें मेजर कर ली जाती हैं, यहाँ पुट कर ली जाती हैं और हमारे पास उस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दोनों मिली हुई हैं, तब जाके ग्राफ के कांसेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज हम इस प्रैक्टिकल में करेंगे। अब ये प्रेक्षण ले लिए हमने, अब इसके बाद आ जाती है गणना यानी कि कैलकुलेशन। तो गणनाएं दो तरह से करी जाती हैं। एक तो जो 11th-12th में ज्यादातर जो है या 9th-10th में इसको जो है वो गणितीय विधि से कर लिया जाता है। पहला है गणितीय विधि। तो गणितीय विधि में हमने जो अभी स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि G = 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत हो तो T = 2 पाई √L/G से
स्क्वायर करके और ये सब निकाल सकते हो। जो तुम्हारी मीन वैल्यू यहाँ पे इस टेबल में आई है L/T², वो मीन वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 4 × 3.14 का स्क्वायर और L/T² सीधे पूरा यहाँ पे पुट हो जाएगा और ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा जो भी वैल्यू बनी है। ये तुम्हारी 9.7 या 9 पॉइंट इतना जो भी है ना, 9.65, 9.62, इस तरह से इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये चीज़ तुम्हारी आ जाएगी जा करके। ध्यान दो, कभी भी एडजस्टमेंट करना 9.8 मत निकाल देना। 9.8 जो है वो सी लेवल पे, हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू है, सी लेवल पे 45 डिग्री अक्षांश पे जाकर के वहां पे होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिया में कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पे वैल्यू 9.8 हो, उससे कम ही मिलेगी हर जगह, ठीक। अब आते हैं ग्राफ द्वारा। ये मेथड जो है हमें लेना है, तो इसमें क्या करेंगे, L/T² के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। बाकी काम ग्राफ नहीं कर देंगे। ये देखो इधर डिफरेंट L के लिए, जैसे 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन लिए और उनके ऊपर जो T² की वैल्यू आई है वो इधर हम प्लॉट कर देंगे, ठीक। और उसके बाद जो है वो पॉइंट्स जहां आए, बेस्ट फिट लाइन इस तरह से खींच दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स लोगे, तो 2 पॉइंट्स इसमें ले लेंगे हम और उन 2 पॉइंट्स से जो है वो ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ये T² की लाइन है तो ये वैल्यू T² की जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है वो लेंथ के अलोंग है, तो इसलिए ये लेंथ की वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। इनके नाम अगर हम A B C रख दें तो यहाँ से L/T², ग्राफ से जो है हमारी वैल्यू L/T² की कितनी निकलेगी, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगी जाके L कितना है AC और T² कितना है BC, हाँ तो AC अपॉन और T² की जगह BC ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको बस ये लेंथ तुम्हें यहाँ से काउंट करनी है और ये लेंथ यहाँ से काउंट करनी है, ठीक है। और ये यहाँ पे रख के सीधे L/T² आ जाएगा। जैसे ही L/T² यहाँ पे आ जाए वैसे ही नाउ अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, G इज इक्वल टू 4π² L/T² और जो ये वैल्यू आई सीधे यहाँ पे L/T² की रख दोगे, ठीक है। 4π² यहाँ वैल्यू रख देंगे और ये आंसर जो भी है तुम्हारा 9.6, 9.5 या जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये कैलकुलेशन ग्राफ से होती है, यही हमारे पास मेन करनी है। अदरवाइज छोटे क्लास में वो मैथमेटिकल मेथड भी होता है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताया, उससे भी करते हैं। बात नहीं, देखो लास्ट टॉपिक है प्रतिशत त्रुटि पे आते हैं। हमने क्या किया है कि G की वैल्यू निकालनी है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो आई है, और एक होता है जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब होना तो ये चाहिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हें टेबल आती है, बुक के पीछे दी रहती है, तो उसमें लिखा रहता है कि जिस प्लेस पे तुम्हारा कॉलेज है या फिर जो जिला है उस जिले में कितने G की वैल्यू है, तो कायदे में वो स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा न मिल पाए तो फिर 9.81 ही ले ली जाती है। तो जो प्रतिशत त्रुटि होगी जा करके उसका जो जनरल फॉर्मूला है किसी भी चीज में, जैसे मान लिया परसेंटेज एरर इन G, तो ये इज इक्वल टू होगा जो तुम्हारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब जो तुमने प्रैक्टिकल करके निकाली, और जो तुम्हारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू उसका डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100, ठीक है ना। वास्तविक मान प्रायोगिक मान का डिफरेंस डिवाइड बाय वास्तविक मान इनटू 100। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.81, तुम्हारा मान लिया सपोज 9.57 आया, डिवाइडेड बाय 9.81 इनटू 100%। अब जो भी सॉल्व हो गया, लेट्स सपोज 3.6% आया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट करने में 3.6% की एरर हुई, ये माना जाएगा। एरर जरूर आनी चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही निकाल दे। तो इसलिए जरूर जो है एडजस्ट भी करो, तो ऐसा एडजस्ट करो कि कोई उसको पकड़ ना पाए, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे एडजस्ट मत करो, एडजस्ट करो, लेकिन 9.81 बिल्कुल मत निकाल कर रखो, क्योंकि 9.81 तो हो भी नहीं सकता यहाँ पे। तो इस तरह से प्रतिशत त्रुटि निकल जाती है। फिर बुक्स में सावधानियां दी होती हैं। सर 9.8 से ज्यादा हो तो हाँ वो भी आ सकता है 9. लेकिन अगर 10 से 10 पहुंच रहा है तो फिर वो थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। हालांकि हो सकता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना गड़बड़ है हमें क्या पता, ठीक है ना। लैब में पुराने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, हो सकता है उससे इतना भी आ जाए, लेकिन 10 पे थोड़ा ज्यादा गड़बड़ लगने लगता है, तो 9.9 और 5.95 ऐसे पे रोक दो, तो एरर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना।
और परिणाम हो जाएगा कि प्रयोगशाला में सरलोलक द्वारा गुरुत्वीकरण का मान इतना इतना है। और सावधानियां शांत हवा में करना चाहिए, जैसे पहली सावधानी है तो शांत हवा, अगर हवा चलती रहेगी तो जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ दोलन का आयाम बढ़ जाएगा और उल्टे में जो है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए टाइम पीरियड पे असर पड़ेगा। दूसरा है जैसे दोलनों की गिनती साम्यावस्था से करनी चाहिए, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, साम्यावस्था से गिनती नहीं शुरू करनी चाहिए, किनारे से करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है धागा मजबूत तथा पतला होना चाहिए, लेकिन अब धागा जो भी तुम्हें लैब में दिया जाएगा वही होगा और उसमें कुछ नहीं कर सकते। जितने भी धागे होते हैं सब ट्विस्ट करके बनते हैं, ठीक है ना, जैसे रस्सी नहीं होती है, जैसे उसमें धागे ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं, ऐंठ करके बनाए जाते हैं, वैसे ही सब धागे होते हैं, कोई ऐसा होता ही नहीं है धागा कि बिल्कुल। हमें लगता है जो पतंग उड़ाने वाला होता है मांझा, वो शायद हो सकता है कि जो कि उसके ट्विस्ट को बिल्कुल एकदम कुछ लिक्विड लगा करके उसको बिल्कुल एकदम वो कर दिया जाता है। और दोलनों के आयाम अधिक नहीं होने चाहिए, तो आयाम जो है हमने बताया ही था 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए। और वर्नियर कैलिपर्स तथा स्टॉप वॉच की शून्य त्रुटि का ध्यान रखना चाहिए। वर्नियर कैलिपर्स में अगर कोई शून्य त्रुटि है तो उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, पहले जो करेक्शन है वो अप्लाई कर देना चाहिए। और अगर मान लिया सपोज करो ये तुम्हारा स्टॉप क्लॉक है, इसमें कोई शून्य त्रुटि है, इसकी शून्य त्रुटि भी क्या होती है, जैसे मान लिया सपोज इसमें 1 सेकंड पहले ही किसका हुआ आ गया, तो वो 1 सेकंड नोट कर लो, जितनी भी रीडिंग आएगी उसमें 1 सेकंड घटाना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। जैसे 1 सेकंड आगे से स्टार्ट हो रहा है ना, तो लास्ट में जहाँ भी टाइम आएगा उसमें 1 सेकंड घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे चल रही होगी ना सुई, तो वो तो कॉमन सेंस है, तुम उसको करेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने सरलोलक का प्रैक्टिकल बहुत आसानी से देखा कि किस तरह से कर सकते हैं। और अब इसकी रीडिंग तो खैर मैं ऑनलाइन नहीं निकल पा सकता, वो तो आपको अपनी लैब में ही लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप तक लैब में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर और आप आसानी से इस प्रैक्टिकल को कर पाएंगे। और भी कोई अगर इसमें क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी बातों में जवाब दें। और अगर ज़्यादा बड़ा बात हुई तो फिर उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। ये सारे प्रैक्टिकल के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है फर्स्ट ईयर फिजिक्स प्रैक्टिकल की, उसमें सारे मिल जाएंगे। और भी कंसेप्ट जो है ग्राफ आपसे रिलेटेड या प्रैक्टिकल की कॉपी है आपकी, रीडिंग्स हैं उसमें लिखी हुई, PDF है प्रैक्टिकल की, ये सारी चीज़ें भी जो है आपको उसमें मिल जाएंगी। वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल वाइज, वर्नियर कैलिपर्स में अलग, स्क्रू गेज में अलग, इन सब के सेपरेट वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल के नॉलेज के लिए और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं जिनमें कि हम रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है आपको, उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है अपना नाम, ब्रांच, सेमेस्टर और आपको कॉलेज का नाम, जिसमें कि आप ये सब लिख के भेज देंगे हमें, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे, तो आप भी हमसे ज़्यादा टच में रह पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस यहाँ से रिलीज़ होते हैं उनको वो आप तक पहुँचें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।